अगर आपकी चंद्रमा के होरा में, चंद्रमा के D2 में उस ग्रह की दशा शुरू होती है जो चंद्रमा की होरा में है, तो सौम्य है, सॉफ्ट है, हार्ड वर्क नहीं कराएगा। पर गुरुजी हाउस भी तो बदल रहे हैं, अगर टाइम किसी को नहीं पता। कुछ भी हो, जेमिनी हाउस से थोड़ी चल रही है, कारक से चल रही है, उनके एस्पेक्ट से चल रही है। D60 में जो आपकी कारकांश लगन है, नवांश एक के नवांश में जहां बैठा है आत्मकारक, उस साइन को लगन बना लो, परफेक्ट रिजल्ट आएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय जहां पर वो चीज़ होती है, डिवाइन टाइमिंग जो आपके लिए बनाई गई है। ज्योतिष में भी दशा का एक सिस्टम है। दशा अगर मैं कहूँ सिंपल टर्म्स में, तो वो टाइम पीरियड जहाँ पे हर प्लैनेट अपना प्रॉमिस पूरा करता है, आपको वो चीज़ देकर जाता है जहाँ पे उस प्लैनेट का टाइम आता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी दशा को समझेंगे। सबसे फेमस दशा की अगर हम बात करें तो वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम, जहाँ पे हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है कि इतने साल के लिए ये प्लैनेट एक्टिव होगा, आपको रिजल्ट्स देगा। अब देखना ये है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से प्लैनेट्स की दशा आती है। साथ ही साथ हम कुछ और ज्योतिष के सिस्टम से भी दशाओं को समझेंगे। उसी के साथ साथ हम D60 चार्ट को भी समझेंगे। देखिए, एक तो होता है हमारा मेन लग्न चार्ट, जो कि हमें एक जनरल ओवरव्यू देता है हमारी लाइफ का, पर उसी तरह उस चार्ट के कुछ डिविजन्स होते हैं। जैसे D2 चार्ट हो गया, जो कि आपकी वेल्थ और इनकम के बारे में आपको बताता है। D10 आपके करियर के बारे में बताता है। D9 आपके स्पाउस, आपकी मैरिज के बाद की लाइफ को बताता है। उसी तरह एक चार्ट होता है D60, जो कि आपके पूर्व जन्मों से आप क्या लेकर आ रहे हैं, पूर्व कर्मों के बारे में आपको बताता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम दो चीज़ों की अहम बात करेंगे, एक है दशा सिस्टम और दूसरा है D60 चार्ट। बट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। और आज के जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आप उनके वीडियोस को इतना प्यार देते हैं कि आज हमने उनको फिर से एक बार आपके लिए बुलाया है। आई वेलकम VP गोयल सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग। नमस्कार जी, नमस्कार। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ज्योतिष के ऊपर, बहुत सालों तक इन्होंने पढ़ाया है, और इनके साथ हमेशा एक डिस्कशन नहीं, एक मास्टर क्लास हो जाती है। तो सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम श्योर। तो सर, चलिए, हाँ, वी विश। यस। तो हम शुरुआत करते हैं दशा से। मैं पहले दशा को आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूँगी। जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वो तो एक बेसिक जिस्ट थी। आपके अनुसार दशा क्या है? क्या वो प्रॉमिस है प्लैनेट का जो कि आपको वो देने आता है उस समय में? इतना इजी नहीं है कि प्लेनेट की प्रॉमिस क्या है। देखो भाई, ये जिंदगी है जी सर। कोई जड़ चीज नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। क्योंकि भगवान ने मन भी दिया है, मन के विचार दिए हैं और बुद्धि दी है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हम दशाओं को बदल सकते हैं? और भगवान ने तो लिख के दी है जो चलती है। और जो सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है वो दशा का एनालिसिस है। ज्योतिष देखने के लिए ग्रह, प्लेनेट, भाव वगैरह वो तो सब आप जानते ही हैं। बहस छिड़ती है कि योग जरूरी है या दशा जरूरी है, कि भाई अगर योग नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, तो दशा क्या करेगी। और योग है और दशा नहीं आती है, तो वो टाइम कब तो आएगा? क्या करेंगे? उस योग की दशा जब आप भगवान प्यारे हो जाते हैं तब आती है या बचपन में आती है। तो ये बड़ा एक
अंडे पहले या मुर्गी पहले, उस तरह का एक सिचुएशन बन जाती है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि दशा शुरू कहाँ से होती है। जी। सबने ज्यादातर माना है कि चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है जन्म के समय का, और उस नक्षत्र का स्वामी, विंशोत्तरी दशा का स्वामी, जी। कुछ और भी स्वामी हैं उस नक्षत्र के, तो इसलिए कहना पड़ता है विंशोत्तरी नक्षत्र। ओके। तो उसकी दशा में जन्म होता है। फिर दशा को हमने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, वो आगे आगे बांट रखा है। मैं हमारी ऑडियंस को समझाना चाहूंगी कि ये वो दशा है जो आपको जन्म के समय मिलती है। जैसा कहते हैं ना कि मैं तो पैदा हुआ था तो मेरी मरकरी की दशा चल रही थी, तो सर ने वो एक्सप्लेन किया है। वहां से शुरू होती है पूरी कहानी। और वो अलग अलग अपना अपना समय दे करके जी। वो दशा आगे दूसरी फिर बढ़ती जाती है, उसका सीक्वेंस है। हाँ। अब इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि विंशोत्तरी दशा कलयुग के लिए फाइनल है, पराशर जी ने लिखा है, परंतु किस सीक्वेंस में उसको मेंशन किया गया है। अगर हम सिर्फ पराशरी दशाज की बात करें तो वो 47 या 48 दशाज उन्होंने दी हैं, और अगर जैमिनी दशाओं की बात करें तो वो भी और ज़्यादा हैं, इतनी नहीं है पर काफ़ी दशाएं जैमिनी में दी गई हैं। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर दशाएं होती हैं, पहली दशा पराशर जी ने जो दी है वो विंशोत्तरी है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट दशाओं की बात कर रहा हूं जी। और जो तीसरे नंबर पे दशा दी है वो दी है योगिनी दशा। और योगिनी के लिए एक बहुत स्पेशल शब्द पराशर जी ने इस्तेमाल किया है, वो ये है कि अब मैं योगिनी दशा का विवरण करता हूं जो महादेव जी ने की बताया है। वाओ। कि ये योगिनी दशा भोले शंकर की दी हुई दशा है। सर वैसे तो पूरी ज्योतिषी महादेव ने दी है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। इसके लिए स्पेशली पराशर ने मेंशन किया है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं ये 3 दशाएं देखता हूं, विंशोत्तरी, योगिनी और चरदशा जैमिनी की। इसमें योगिनी पर एक मैं आपके साथ पहले पॉडकास्ट कर चुका हूं कि जिस तरह से योगिनी दशा दी गई है उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि ये 36 साल की दशा है, हर 36 साल के बाद रिपीट होगी। तो मेरी शादी मान लो 25-27 साल में हुई, 25 साल में, तो 36 साल बाद 51 साल में, 61 साल में मेरी दोबारा शादी होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये भगवान की कृपा है। उसके लिए मैंने प्रोग्रेस योगिनी आगे फॉरवर्ड की है कि ये नक्षत्र से किस तरह से आपका उस दशा का चार्ट बदलता चला जाता है, तो आप बहुत प्रिसाइजली, एक्यूरेटली उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर है जैमिनी दशा, उसमें चरदशा। चरदशा में कारक लेकर के हम चलते हैं, और मेरा सिस्टम जो है, मैं हमेशा पहले चरदशा योगिनी दशा से एनालाइज करता हूं, उसके बाद मैं विंशोत्तरी दशा से वेरीफाई करता हूं। ओके। क्योंकि विंशोत्तरी दशा को समझना आसान नहीं है।
इनको समझना रिलेटिवली आसान है। तो वहां से हम कंक्लूजन लेते हैं। अब मैं आता हूं विंशोत्तरी दशा पे कि कैसे कैसे काम करते हैं। जी। ब्रॉड हिंट, समझने को इशारा भी वैसे बहुत होता है, परंतु मैं किस तरह से इसको देखता हूं। मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है कि किसी भी कुंडली में जो लग्नेश होता है वो उस कुंडली का महाराजा है, एम्परर है। ठीक है। उसके बाद जो दशा चल रही होती है वो अपने टाइम का, जितने पीरियड की वो दशा चल रही है, वो उसका राजा होता है। अच्छा। ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का देखो कि महाराजा और राजा का संबंध क्या है। कि आपस में दोनों दोस्त हैं या दुश्मन हैं। कौन सा बली है, किसकी डिग्री ज़्यादा डिग्री है? से नहीं, कौन सा बली है। बहुत तरीके हैं बल निकालने के। तो अगर मान लो राजा बली है महाराजा से, वो तो एम्परर है, क्या वो उसकी सुनेगा? वो अपनी तो थोड़ी मनमर्जी करेगा, पर उसे भी डिस्प्लीज नहीं कर सकता। वो जो चाहता है उसका भी ध्यान रखेगा, पर ज्यादा अपनी मनमर्जी की करेगा। अगर वो मित्र है, उसको रिस्पेक्ट करता है महाराजा को, तो वो अच्छी तरह से, कोई कलेश नहीं है और वो दशा बड़े आराम से निकल जाएगी। अब इस राजा का काम क्या होता है? देखिए, ज्योतिष को आप अपने जीवन में आप कैसा करोगे उन परिस्थितियों में, वही ग्रह करते हैं। ग्रह करते नहीं है, वो इंडिकेटर्स है, सिर्फ वो हमसे करवाते हैं, इंडिकेटर्स है। ओके। तो मतलब हमारी फ्री विल ज्यादा पावरफुल है सर? वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं। अब जैसे कुत्ते को आप खाना देने से पहले घंटी बजाओ, तो थोड़े दिन में वो समझ जाता है कि हाँ भाई, घंटी बजेगी, मुझे खाना मिलेगा। तो आप फालतू में घंटी बजा दो, उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंडिकेटर्स हैं। ग्रह कुछ नहीं करते हैं, वो आपको बताते हैं भाई ये होने वाला है। ऐसा आपके डिवाइन सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है। अब उस राजा के बाद आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। उनको आप ब्यूरोक्रेट्स कह लो, मिनिस्टर्स कह लो। उनका काम है कि राजा का जो आदेश है उसको हम पूरा करें। राजा के साथ जनता भी है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट या मंत्री, वो राजा का दोस्त नहीं है, उसका शत्रु है। अब उसे नौकरी तो करनी है, मिनिस्टर रहना है, तो थोड़ी तो प्रेज करेगा ही। थोड़ा राजा ने कहा भाई ये चीज करो, इतना ये काम करना है, दिखाने को करेगा, परंतु ज्यादा अपने मन का करेगा। तो मैं उसको एग्जीक्यूटिव बोलता हूं कि राजा ने आदेश दिया, महादशा, वो भी पूरा फल दे पाएगा महाराजा की तरफ से। तो आदेश दे दिया, अब ये एग्जीक्यूटिव करते हैं, काम वो करते हैं। तो फल देखने के लिए अंतरदशा को पहले देखना चाहिए, महादशा से भी पहले।
क्योंकि उसने काम करना है भाई। राजा ने तो आदेश दिया है सिर्फ। अब मान लो महादशा 20 साल की है और शुक्र बहुत बढ़िया है, तो 20 साल अच्छे जाएंगे क्या? सही बात है, सोचने वाली बात है ये तो। है नहीं? बिल्कुल। अब जैसे मेरी शुक्र की दशा उच्च का है, वीनस की दशा शुक्र हुई, क्लास 1 ऑफिसर बन गया, उसने फिर भगा भी दिया, नौकरी छोड़ दी। फिर खाने को पैसे नहीं थे उसमें, वो भी तो टाइम आया। तो राजा की तो इच्छा थी भाई तू बड़ा बन, पर जो बीच में एग्जीक्यूटिव आते गए वो मजा चखाते रहे। तो दशा देखने का जो सिस्टम है वो ये है, राजा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपकी अंतर्दशा हो गई जी। अब अंतर्दशा में कब फल मिलेगा? अंतर्दशा अच्छी है, राजा साहब कुछ नहीं कर सकते आपको। उस राजा से अंतर्दशा अच्छी जगह पे बैठा होना चाहिए, अच्छा स्वामी होना चाहिए, तभी मनमर्जी करेगा ना वो अपनी। उसके बाद आती है प्रत्यंतर दशा। वो आपके ऑफिस के चपड़ासी और क्लर्क वो होते हैं कि बॉस ने ये हुक्म दिया कि जाओ इनको वो चीज डिलीवर करके आ जाओ, इनको वो फल देके आ जाओ। अब उस प्रत्यंतर दशा को भाई को रंगोली का एड्रेस ही नहीं पता, वो जानता ही नहीं रहती कहाँ है, वो कैसे पहुंचेगा उस तक? किसी के थ्रू। उसे पता ही नहीं है, उस भाव से कनेक्टेड ही नहीं है। वो कह रहा नौकरी दिला दे इसको, जाइए अपॉइंटमेंट लेटर दे के आ। एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया, चपड़ासी को पकड़ा दिया प्रत्यंतर दशा को, जा तू। अब वो घूम रहा है, तो जब तक वहां उसके एड्रेस पे पहुंचेगा नहीं तो अपॉइंटमेंट लेटर कैसे पहुंचेगा? तो अगली प्रत्यंतर की इंतजार करनी पड़ेगी या अंतर्दशा बदल जाए। अच्छा, तो मतलब एक प्रत्यंतर दशा का रिजल्ट उससे अगली में आएगा। अब अंतर्दशा बदल गई, अब वो तो अनफेवरेबल है। हाँ। मान लो तो जो अपॉइंटमेंट पहले ने इशू किया था खत्म, ताकते रह गए। या प्रत्यंतर बदल गई, उसको घर का एड्रेस पता था रंगोली का, वो पहुंच जाएगा। अब वो चपड़ासी बदल गया ना। तो इनको जब एनालाइज करना होता है तो ये स्टेप लेकर के एनालाइज करना होता है। तो इसीलिए दशा को समझना सिर्फ ये नहीं कि ये यहां बैठा है, ये उच्च का है, ये नीच का है, ये है, उससे नहीं होता। वो रिलेशन देखने पड़ते हैं टोटल हॉरोस्कोप के। ओके। तो ये विंशोत्तरी दशा की बात आ गई। अब देखिए दशाओं में हमारा वर्गों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप D60 पे आना चाह रहे हैं। जी, आपने इंट्रोडक्शन पे बोला है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक का बताता हूं। 16 वर्ग हैं इंक्लूडिंग D1। टोटल 16 पराशर जी ने दिए हैं जी। और 3 वर्ग जैमिनी में दिए हैं। खैर मैंने तो उन 3 वर्गों को पराशर को भी जैमिनी सिस्टम से एनालाइज कर दिया है, और पराशर से समझ में नहीं आता है वो जैमिनी बता देती है वर्गों को। खैर अब आप देखिए, पहले D2 ही देखते हैं। पराशर जी ने वर्गों का जो कैटेगराइजेशन की है, पहली जो षड्वर्ग लिखे हैं कि पहले 6 वर्ग ये देखने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन 6 वर्गों में D1 है, D2 है,
D3 है, उसके बाद D9 है, फिर D12 है और D30 है कि ये 6 वर्ग देखने जरूरी है। अब D2 को आप उनको पराशर जी ने इतना इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि वो वेल्थ का है। वेल्थ दिखती ही नहीं उससे, लिखा वेल्थ है। अच्छा, पर सारे दो ही राशियों में तो सारे ग्रह घुस जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य में कैसे वेल्थ देखोगे? कैसे देखोगे बताओ ना, नहीं होता। उसका जो मेन पर्पस है D1 के बाद D2 का, वो दशा एनालिसिस में है। ओके। D2 चंद्रमा और सूर्य, और एक होरा या D2 जिसको बोलते हैं वो 15 डिग्री का है। दो ही होते हैं ना, पहला होरा दूसरा होरा। तो जो पहला 15 डिग्री का और दूसरा 15 डिग्री का, उनको आप चंद्रमा का हो सकता है या सूर्य का हो सकता है, बस। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि चंद्रमा सौम्य है, सूर्य क्रूर है, मेहनत कराता है। तो आप दशा देखने का पहला स्टेप D2 है। अगर आपकी चंद्रमा के होरा में, चंद्रमा के D2 में उस ग्रह की दशा शुरू होती है जो चंद्रमा की होरा में है, तो सौम्य है, सॉफ्ट है, हार्ड वर्क नहीं कराएगा, इजीली चीजें दे देगा। कितना मिलेगा इजीली, मतलब हार्ड वर्क नहीं करोगे आप, पनिश नहीं वो करेगा, ठीक है। उसमें पहले 5 डिग्री में जब 1 डिग्री पे होता है और वो चंद्रमा का होरा शुरू हुआ, मान लीजिए सम राशि है और 1 डिग्री में वो ग्रह है, कोई भी है, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, जो भी है, उसकी दशा शुरू हुई तो 1 डिग्री पे वो अपने होरा में सबसे बली होगा। ओके। क्योंकि उसके होरा इफेक्ट 15 डिग्री पे पहुंचते पहुंचते खत्म हो रहे हैं, फिर दूसरा होरा शुरू हो जाएगा। तो सबसे बली 1 डिग्री पे होगा, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा और 0 इफेक्ट हो जाएगा जब वो 15 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखो कि किस होरा में है, कितना बली है। तो अब आप आए मान लो सूर्य के होरा में, सूर्य मेहनत कराएगा, ऑड है, राजा है, पनिश भी करता है और अवार्ड भी देता है, ठीक। तो अगर सूर्य की होरा में, होरा के शुरू में ही अगर वो ग्रह बैठा है, भाई साहब चप्पल जूते सब तोड़वा देगा तुम्हारे उस दशा में। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 5-5 डिग्री। हर डिग्री का तो नहीं रिजल्ट देखोगे, बुरा हाल हो जाएगा। तो 5-5 डिग्री, पहले 5 डिग्री पे बली, दूसरे में मध्य और तीसरे में कमजोर, कि उसका इफेक्ट कम पड़ जाएगा। तो अभी कौन सी दशा चल रही है उसको देखो, किस दशा में जन्म हुआ उसको देखो, किस होरा में जन्म हुआ। मान लीजिए किसी का सूर्य के होरा में जन्म हुआ और वो ग्रह सूर्य के होरा में 13-14 डिग्री पे बैठा हुआ है, सूर्य के होरा में, तो सूर्य का इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। हाँ। कम हो गया बिल्कुल, जैसा आपने कहा लास्ट हाँ। 15 में। तो इसका मतलब है कि हार्ड वर्क के लिए पैदा हुआ है भाई तू, पर हार्ड वर्क की ड्यूरेशन कम है उस दशा में। फिर ऐसे ही हर ग्रह को देखते जाओ। तो सबसे पहले हम D2 देखते हैं, उसके बाद हम D3। मैं सिर्फ पहले 6
की बात कर रहा हूं। उसके बाद D3। D3 क्या दिखाता है? भाई बहन नहीं, आपका हौसला, करेज दिखाता है, हौसला कितना है। इसलिए पराशर जी ने उसको इंक्लूड किया है। अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप जीवन में बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। करेज चाहिए कुछ करने के लिए, तो वो जरूरी होना चाहिए। अब वो करेज कैसे आता है? ये करेज आता है तीसरे हाउस से और लगन से। तो तीसरे हाउस में पाप ग्रह बैठे हों तो करेज आता है, और शुभ ग्रह दृष्ट कर रहे हों तो करेज आता है। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह दृष्ट कर रहा है, तो भाई साहब भाग जाओगे आप, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो ये हम करेज टोटल देख लेते हैं। ये हम हर दशा से भी देख सकते हैं। चलिए, ये सेंटेंस मैंने बोल दिया, ठीक है। D9। तो D9 मैरिज के को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, और लोगों ने उसको वैसे ही पॉपुलर किया है। सिर्फ मैरिज ही देखते हैं उससे। कि मैरिज के बाद, मैरिज का अगर उसको भी हम देखें तो D9 को क्या इंपॉर्टेंस दी है? कंपेनियंस विद यू, आपके संगी साथी, जीवन साथी। अगर वही नहीं बनेगी आपकी, तो जीवन वैसे ही साला हेल हो गया। यह है D9 की। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस D9 की है धर्म। तो इसका जो महत्व पराशर जी ने दिया है दशाओं में, इसको 2 पदवी दी है उन्होंने। दशा के बारे में बोल रहा हूं। एक तो ये धर्म का चार्ट है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी नहीं, सिर्फ धर्म, सिर्फ धर्म। ओके। जिस धर्म में आप, धर्म और स्पिरिचुअलिटी में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं इसको धर्म की बजाय अब शब्द इस्तेमाल करो कर्तव्य, कि क्या आप कर्तव्य का पालन करते हैं? जो कर्तव्य आपको परिवार ने दिए हैं, समाज ने दिए हैं, या उनसे आप चेंज कर लेते हो? वही तो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया, कर्तव्य अपने छोड़ दिए। तो नवांश को इसलिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसको पॉपुलर तो सिर्फ शादी के लिए किया गया है। मैं तो आपको फिलॉसफी दे रहा हूं जी, दशा की क्या देखना चाहिए। यही बेसिक गुण है। आप में हौसला है, आप कर्तव्य पालन करते हैं। इसके बाद D12 को कहा कि ये आपके माता पिता का चार्ट है, ग्रैंडफादर का चार्ट है। यहां तक लिखा हुआ है सिर्फ। मैं कहता हूं ये एक्सटेंड करो, ये आपके सारे फोर फादर्स का चार्ट है, आपके पहले वाली पीढ़ियों का चार्ट है। और जो सबसे पहले पैदा हुए वो भगवान है। तो ये भगवान का भी चार्ट है। और D12 से देखते हैं कि क्या आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद है। यही तो देखते हो। चंद्रमा से माँ देख लो, माँ का आशीर्वाद है या नहीं है। सूर्य से देख लो। तो मैं कहता हूं क्या बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर? वो D12 से देखते हैं। इसलिए D12 को इंक्लूड किया है, ठीक है, 6 वर्गों में। इसके बाद D30। D30 को बोला है अरिष्ट, अरिष्ट देखने के लिए चार्ट। तो पराशर जी एक शब्द देते हैं, अरिष्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब रिष्ट भी तो हो सकता है। अगर वो दुख दिखा रहा है तो सुख भी तो दिखा सकता है, ठीक है ना।
जैसे चौथे भाव को आप कहते हो सुख का भाव है, तो क्या दुख का भाव नहीं है वो? दोनों ही दिखाएगा ना, सुख और दुख। ठीक है, तो ये अरिष्ट से आपको सुख या दुख, मतलब अरिष्ट होना है या नहीं होना है, शुभ भी तो होगा। तो कितना अरिष्ट है जीवन में, वो D30 से देखते हैं। अब उपाय वो सब D30 से आते हैं। D30 के देखे बिना आप दशा नहीं बता सकते कि ये अरिष्ट करेगी या रिष्ट करेगी। इतनी इंपॉर्टेंस है D30 की, इसीलिए पहले 6 चार्ट में इसको लिया गया है। अब मैं उस पर नहीं आ रहा कैसे देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी टॉक हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब आपका सवाल है D60। जो पूर्व जन्मों से हम लेकर आए हैं। D60 से कोई पूर्व जन्म नहीं दिखता है, पहली करेक्शन। कोई पूर्व जन्म का चार्ट नहीं है ये। पुराने कर्मों का कुछ नहीं दिखता D60 से? हर चार्ट दिखाता है पुराने कर्म। तो फिर D60 को इतना फेमस क्यों किया गया? क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस पराशर जी ने दी है। नवांश के बाद उसको इंपॉर्टेंस दी है कि यहां पर जो पोजीशन है उसके फिर 60 भाग भी तो किए हैं। असली जड़ वहां है। जो उन्होंने 60 पार्ट दिए हैं उसके हिसाब से वो ग्रह फल देता है, ये लिखा है बस। ठीक है, कोई सा भी एक ले लो, कुछ उसमें बैड षष्टियांश है, कुछ उसमें अच्छे षष्टियांश है। उसका मीनिंग मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। वर्गों की जो मेरी किताब है उसमें हर 60 डिवीजन का मैंने प्रोफेशन और सारी चीज लिख के दी है उसमें कि क्या करेगा। अब जैसे एक का मीनिंग होता है, मीनिंग तो बैड उसमें लिया गया है, पर उसमें आप देखोगे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हुए हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे हुए हैं, उसमें पैदा हुए हैं, और बड़े बड़े क्रिमिनल भी उसमें पैदा हुए हैं। उसका मीनिंग है कि जो भी मैं काम करूंगा दृढ़ता से करूंगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो उस तरह से इसके मीनिंग है D60 के। इसके यूज करने का पहली बात तो जन्म का समय ठीक नहीं होता। हाँ, बहुत से लोगों को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। और ये तो 30 मिनट में अगर फर्क हुआ लगन बदल जाएगी आप। बिल्कुल। और 30 मिनट कितना, 2 मिनट का डिफरेंस। और मैं तो उसको मिड में लेकर के चलता हूं, तो 1 मिनट के डिफरेंस पे D30 आपका बदल जाएगा, D60। तो कितना रिलाई कर सकते हो, लगन ही बदल गई है। ठीक है, अब यहां मैं आपको अपनी बहुत रिसर्च बता रहा हूं। मैं तो फ्री, कोई छुपा के नहीं रखता हूं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नहीं, छुपा के नहीं रखता हूं। मैंने इसको जेमिनी से एनालाइज किया। ओके। कि भाई कम से कम आप ये देख लो कि कारक ना बदल रहे हो। चंद्रमा और बुध में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 आध मिनट पे वो डिग्री ज़्यादा हो गई, उसकी कम हो गई, सिर्फ ये चेक कर लो। और ये बहुत रेयर मिलता है, इतना नहीं मिलता, कारक फिक्स होते हैं। तो D60 को कैसे एनालाइज करना है? कारक आपने जन्म कुंडली से तय कर दिए, और हर एक कारक का आपको मीनिंग है।
कि ये कारक किस पे स्टैंड कर क्या दिखाता है। अब मान लीजिए AMK अमात्य कारक, वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है 10th हाउस, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो होता है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का। तो उसको देख लो वहां D60 में कि वो कारक अगर शुभ से योग बना रहा है, कोई पाप दृष्टि नहीं है, कोई ज्ञाति कारक की दृष्टि नहीं है, राहु केतु की दृष्टि या संबंध नहीं है, आपका स्मूथ चलेगा प्रोफेशन। पर गुरुजी हाउस भी तो बदल रहे हैं, अगर टाइम किसी को नहीं पता। कुछ भी हो, कारक ले रहा हूं ना मैं। हाउस से कहा, जेमिनी हाउस से थोड़ी चल रही है, कारक से चल रही है, उनके एस्पेक्ट से चल रही है, साइन से चल रही है, हाउस से नहीं चल रही। ओके, ठीक है। अगर हाउस की ही इतनी प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं बदलेगा, परंतु जेमिनी सिस्टम में आप अगर उसकी प्रिडिक्टिव वाला पार्ट पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कारकांश लगन से चौथे भाव में ये हो, पांचवें में ये हो, छठे में ये हो, यहाँ हो, फल दे दिए सारे। और लास्ट में एक सेंटेंस लिखा है, यही फल आप लगन से या पद लगन से भी देख सकते हो। तो भाई कारकांश लगन से देख लिया तो इनकी क्या जरूरत थी, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर, समझे ना क्यों लिखा है ये। वो मैं खैर पहले पॉडकास्ट में बोल चुका हूं एक जगह। डिफरेंस है, उन्होंने कहा है रिजल्ट दिया कारकांश लगन से है, वहां से मीनिंग क्या मिलता है कि जो भगवान ने लिख के भेजा है, जो कुंडली है वो कारकांश लगन से है, बाकी सब फालतू है, वहां से भी देख सकते हो। तो D60 में जो आपकी कारकांश लगन है, नवांश के नवांश में जहां बैठा है आत्मकारक, उस साइन को लगन बना लो, परफेक्ट रिजल्ट आएगा, परफेक्ट D60 में। आप ट्राई करके देख लो, ये मैं लिख चुका हूं अपनी किताब में। अभी जो लेटेस्ट किताब है सरल 7, उसमें मैंने D60 इसी तरह एनालाइज किया है। तो गुरुजी फिर D60 को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से रिलेट करने का कोई मतलब नहीं है? को है ही नहीं। ओ भाई मुझे तरीका बताओ ना, पास्ट लाइफ कैसे दिखी, एक तो रूल दे दो मेरे को। तो पराशर जी ने कुछ नहीं लिखा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कुछ नहीं के लिखा बारे है। में, तो फिर ये बात इतना कैसे बढ़ी कि पराशर जी ने हाँ सिर्फ ये लिखा है कि शुभ और अशुभ D60 षष्टियांश ये होते हैं। हाँ, जो मैं बता रहा था घोर, पहला षष्टियांश है घोर, उसको नाम दिया घोर। घोर का मतलब क्या है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, उसका मैंने यही मीनिंग निकाला है घोर, कि हर काम को पूर्ण उससे करेगा, पूरे दिमाग दिल सब लगा करके, घोर। अब वो घोर राक्षस भी हो सकता है। तो पराशर जी ने कहीं और मीनिंग नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने इसके 60 पार्ट किए हैं। कौन से पार्ट का रूलिंग डेटी कौन है, उसके मीनिंग क्या है, अब वो संस्कृत वर्ड हैं सारे, उसका आप मीनिंग निकाल लो, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है। जी, तो अगर हम कंक्लूड करें गुरुजी, तो ये कहना सही होगा कि हर चार्ट हमें हमारा पूर्व जन्म बताता है, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ एक चार्ट पर रिलाई करना ब्लाइंडली। देखिए पूरी कुंडली ही अगर आप ज्योतिष मानते हैं तो आपको बर्थ रीबर्थ इनकारनेशन पे विश्वास करना पड़ेगा। ऑब्वियसली, मतलब तभी आप बिलीव करते हो। मेरा पहला जो पॉडकास्ट यहाँ बना था वो ऋणाणु बंधन पर है जी, कि हम जो जन्म लेते हैं ये पूर्व जन्म ही के कारणों से ही लेते हैं। उसमें मैंने मोक्ष भी एक्सप्लेन किया, या शायद नहीं किया है पूरी तरह से। जो कहते हैं ना मोक्ष,
अब हो कर गया दीजिए, है। अब कर दीजिए, क्या होता है आपके नहीं नहीं according नहीं, मोक्ष? देखिए, हाँ, मोक्ष का शायद उसमें मैंने बोला है कि पूर्व जन्म से ही, इवन गीता में लिखा है, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था कि मैं या आप इस पृथ्वी पर नहीं थे। गीता में लिखा है। तो जब भगवान कृष्ण का हर समय जन्म होता रहता है, तो हम जैसे आदमियों की तो क्या मोक्ष हो गया? मोक्ष किसको मानते हो? कि मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष मानते हैं ना। कि सफरिंग खत्म हो जाएगी, एक दिन भगवान में विलीन हो जाएगी आत्मा। कृष्ण जी कहते हैं मैं और तू हमेशा इस पृथ्वी पे रहे हैं, उनका तो मोक्ष नहीं हुआ, वो तो जन्म लेते आ रहे। तो फिर मोक्ष क्या है? खैर, अब मैं वो लेक्चर नहीं देने आया। तो मोक्ष की ये जो धारणा है और ज्योतिष की जो धारणा है, ज्योतिष का मीनिंग ही है कि हम बर्थ लेते हैं, बार बार बर्थ लेते हैं। वही कृष्ण जी ने कहा है, वो खुद के लिए भी बोल रहे हैं। मतलब उससे मीनिंग निकालो, कोई ऐसा समय नहीं था कि हम नहीं थे इस पृथ्वी पर, परंतु किस उसमें थे। अब बहुत से मेरे से पूछते क्वेश्चन वो कि भाई पहले तो 30 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की, अब 140 करोड़ हो गए, तो ये जो 110 करोड़ बढ़ गए, ये पहले भी तो रहे होंगे। अगर हमेशा ही रहते हैं तो ये कहाँ थे? वैलिड, ठीक है ना। अब किस योनि में थे 84 लाख ये तो नहीं पता। 84 लाख तो खैर गलत है, उसमें लिखा है 84 कोटि। कोटि को इन्होंने करोड़ या वो लाख बना दिया। कोटि, कोटि का मतलब है श्रेणियां, कैटेगरीज। संस्कृत के कोटि का वो भी मीनिंग है। तो 84 कोटियां हैं देवताओं की। मेरे को सारे याद नहीं है। अब जैसे भगवान शिव के 10 रुद्र हैं, ठीक है, 8 वसु हैं, इस तरह से करके ये 84 बनते हैं। 84 श्रेणियां हैं, ना कि 84 लाख योनि। योनि तो अनगिनत हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। बैक्टीरिया से लेके और जानवर, पक्षी, सब, ये सब को ये है योनियां, स्पीशीज। तो हाँ, स्पीशीज। अब कितने मुर्गे घूमते रहते हैं, ये भी तो लाइफ है, ये भी तो आत्मा है। तो जो 84 कोटि कहते हैं वो कैटेगरीज है देवताओं की। जी, D60 का ये हमारा है, ये कंक्लूजन है। पराशर जी ने 60 जो वर्ग दिए हैं, बहुत शांति से हर ग्रह का वो वर्ग देखो कि इसका रूलिंग डेटी क्या दिया है, और उसका ब्रॉड मीनिंग आपको लेना है। जी, ये इंपॉर्टेंस है D60 की। तो सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? भैया, आपके पास में आता हूँ या सब जगह हुई ये कि रियलिटी को जानो, पोंगा पंडित और ढकोसले पे मत जाओ, शास्त्रों को पढ़ो, उसका करेक्ट मीनिंग निकालो। स्वार्थ के लिए मीनिंग नहीं निकालना है, ज्यादातर हम स्वार्थी मीनिंग निकालते हैं। दूसरा, ज्योतिष की सबसे बड़ी दिक्कत, मुसीबत क्या है कि लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर उनको कोई ज्ञान होता है वो शेयर नहीं करते, और जब तक लोग शेयर नहीं करेंगे,
ज्योतिष बढ़ेगा नहीं। तो खुले मन से, बगैर किसी द्वेष स्वार्थ के, जब तक आप नहीं करोगे ज्योतिष, आप ना खुश रह सकते हो ना कुछ होता है। जी, सो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का। बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था ये। हमने शुरुआत की थी बहुत ही बेसिक दशा सिस्टम को ध्यान में रख के, बट हमें कुछ बहुत नया जानने को मिला, कुछ एडवांस लेवल का जानने को मिला जो आपको नॉर्मली ऑनलाइन नहीं मिलेगा और बुक्स में नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सालों की रिसर्च है जो आज सर ने हमें जो ज्ञान दिया, और मेरा ये कहना गलत नहीं था कि आज हमारे सामने ज्ञान का भंडार बैठा है। नहीं। और ऐसा है भैया, कुछ एडवांस टॉपिक्स मैं अपने आप को ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूँ। जी सर। और 25-27 साल से मैंने कमाई का कोई काम नहीं किया, दिन और रात सिर्फ ज्योतिष, वो ही पढ़ता रहता हूँ और वो ही काम करता हूँ। ट्रू सीकर, एक जेन्युइन सीकर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने में सालों साल लग जाते हैं। कभी बन ही नहीं सकता। कोई अपने आप को कहे मैं ज्योतिषी हूँ, झूठ बोल रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री, और मिलते हैं हम जल्दी एक और इतने ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।